आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन किया जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो दो पोल्स पे रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है। यानी पॉलिटिकल साइंस मोस्टली जो है वो टू पोल्स पे रिवॉल्व होता है। एक है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और दूसरी चीज है लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो मैंने ये दो बातें बताई, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि सॉवरेनिटी क्या चीज है और किस चीज की बात हो रही है। यानी जितनी आप सॉवरेनिटी को बढ़ाएंगे उतनी ही इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है। सॉवरेनिटी बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो किसी भी मुल्क के अंदर उससे बढ़कर कोई और अथॉरिटी नहीं होती। और वही सॉवरेनिटी जो अथॉरिटी है वही लॉ को डिसाइड करती है और वही लॉ पूरे मुल्क पे फिर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। और होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पढ़ाने लगा हूँ कि सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है। इससे समझने से पहले ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। यानी सॉवरेनिटी जो है ये स्टेट की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम स्टेट की डिफिनेशन करते हैं तो उसमें एक फैक्टर ऑफ द स्टेट जो है वो हमारे पास सॉवरेनिटी होती है। यानी स्टेट क्या है, उसकी एक टेरिटरी होगी, जमीन होगा, पॉपुलेशन उस पे होगी, फिर उनके ऊपर एक गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट सॉवरन होगी। ठीक है। यानी उसके पास, उस स्टेट के पास सॉवरेनिटी होगी तो वो स्टेट कहलाता है। अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं है। ठीक है। मॉडर्न स्टेट जो दुनिया में आज आप लोगों को जितने भी स्टेट्स नजर आ रहे हैं ये सारे सॉवरन है। और विदाउट सॉवरेनिटी देयर कैन बी नो स्टेट, जो मैंने पहले भी बोला। अब ये बात याद रखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताने लगा हूँ, उसको समझे तो आप लोगों को सॉवरेनिटी समझ आ जाएगी। थॉमस हॉब्स की एक किताब है जो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, उस बुक का नाम है लिवायतन। लिवायतन में वो लिखता है, बेसिकली लेवायतन से उसका मुराद यही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सावरन या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। तो लेवायतन में थॉमस हॉब्स बेसिकली ह्यूमन नेचर की बात करता है और वो समझते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ये सेल्फिश है, ये ग्रेडी है, लालची है और सेल्फ सेंट्रिक है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही पुरसू करता है। तो फिर वो आगे कहता है कि चूंकि दुनिया में तमाम लोग, तमाम इंडिविजुअल्स रफली दे आर इक्वल इन पावर, यानी लोग तकरीबन पावर में सेम होते हैं। अगर हम लोगों को आमने सामने करें तो ऑलमोस्ट लोग जो है वो इक्वल होते हैं पावर में जब वो डायरेक्टली लड़ेंगे। और चूंकि वो सेल्फिश है, वो ग्रेडी है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात करता है, अपने ही इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, तो इसलिए ऑफ समझता है कि ये आपस में कन्फ्रंटेशन की तरफ चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और वो आपस में लड़ते हैं। इसलिए सोसाइटी में पीस लाने के लिए, लोगों के दरमियान पीस लाने के लिए लोगों ने एक सावरन बनाया, एक अथॉरिटी बना ली। और लोगों ने उसको कहा कि आप हमें पीस देंगे, हमारे आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ऑब्स कहता है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यानी सबकी सबके खिलाफ जंग है। ये कंडीशन है स्टेट ऑफ नेचर की, अगर कोई सावरन ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो। ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने सावरन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बनाई और उस अथॉरिटी से कहा कि हम अपना फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम अपनी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि अब हम अपने लिए कई सारे फैसले नहीं कर पाएंगे। और हम आपको ये सारा फ्रीडम, ये पूरी अथॉरिटी आपको देते हैं। और बदले में सावरन का क्या काम होगा, अथॉरिटी का क्या काम होगा, अथॉरिटी बेसिकली पीस प्रोवाइड करेगी सोसाइटी को, लोगों को।
तो इस तरह दुनिया में एक अथॉरिटी बनी, एक सॉवरन अथॉरिटी जो है वो वजूद में आ गया। तो आगे जाके अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी इस तरह क्रिएट हुई है। अब आगे जाके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉवरेनिटी मींस द सुपरमेसी ऑफ द विल ऑफ द स्टेट। ये जो विल को मैंने हाईलाइट किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आप लोगों ने कई सारे ममालिक में, कंट्रीज में देखा होगा कि जहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एक विल, मर्जी जो होती है, एक स्टेट की होती है। स्टेट की जब मर्जी आती है उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, उसको विल कहते हैं। और जब कोई इंडिविजुअल अपना पर्सनल विल सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो फिर वो स्टेट का विल नहीं होता, वो फिर वो सॉवरेनिटी नहीं होती जो स्टेट डिसाइड करती है। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है और इसको हमने समझना है। बेसिकली सॉवरेनिटी से मुराद है कि स्टेट की मर्जी की सुपरमेसी, यानी द सुपरमेसी ऑफ द विल ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो विल है उसकी सुपरमेसी को हम सॉवरेनिटी कहते हैं, एज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स लॉज। और स्टेट अपना विल, अपनी मर्जी या अपनी अथॉरिटी या फिर अपनी सुपरमेसी को अपनी लॉज में एक्सप्रेस करती है, रियासत करती है, स्टेट करती है, ओवरऑल, ऑन ओवरऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स बाउंड्रीज। अब स्टेट का जो ये विल है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, ये उसकी, उसके टेरिटरीज या उसकी बाउंड्री के अंदर जितने लोग होंगे, जितने एसोसिएशंस होंगे, उन सब पे लागू होगा। अब एसोसिएशन से मुराद क्या है? यानी उस मुल्क के अंदर तमाम ट्रेड यूनियंस, तमाम रिलीजियस ग्रुप्स, तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम कल्चरल ग्रुप्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितने भी एसोसिएशंस होंगे, वो सब के सब और तमाम के तमाम लोगों पे उस स्टेट की जो सुपरमेसी है, उसकी जो विल है, वो उन पे लागू होगा। यानी उसकी बाउंड्री से हटकर स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं होती, लेकिन अपने फैसले में वो बाहर भी सॉवरन होता है, अंदर भी सॉवरन होता है। इट मीन्स द सुपरमेसी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विद इन इट्स बाउंड्रीज, टेरिटरीज, एंड अगेंस्ट ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज बियॉन्ड इट्स फ्रंटियर्स। यानी स्टेट की जो ये उसकी अथॉरिटी की सुपरमेसी है, ये उसकी अपनी टेरिटरीज के अंदर होगी और ये अगेंस्ट ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज होंगे। यानी कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी जो उसकी बाउंड्री से बाहर है, उन सब के अगेंस्ट उसकी सुपरमेसी इस लैंड पे चलेगी। यानी पाकिस्तान पे पाकिस्तान की सुपरमेसी चलेगी, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया, अमेरिका या चाइना या किसी और मुल्क की सुपरमेसी नहीं चल सकती। तो उसकी सुपरमेसी जो होगी, वो तमाम पावर्स के अगेंस्ट उस लैंड पे उसी की ही सुपरमेसी होगी, किसी और की सुपरमेसी नहीं होगी। यानी इट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट। अरिस्टोटल ने सॉवरेनिटी के बारे में कहा था, सॉवरेनिटी के बारे में कहा था कि सुप्रीम पावर है, यानी सॉवरेनिटी से बढ़कर कोई और पावर नहीं है। जेन बोर्डिन ने कहा था कि द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। यानी सुप्रीम पावर वो अपने लोगों पे, अपने सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, इसको भी याद रखें कि जब इंडिविजुअल राइट्स नहीं दिए गए थे, जब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए गए थे, जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी आज से 500-600 साल पहले, तो तब सिटीजन्स को सब्जेक्ट्स कहा जाता था। सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स में ये फर्क है कि सब्जेक्ट्स के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, उनके कोई हकूक नहीं होते, लेकिन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और ये अनरिस्ट्रेंट, यानी किसी भी लॉ से वो रिस्ट्रेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? उस स्टेट की जो सुपरमेसी होती है। ठीक है। सो हम सुपरमेसी के बारे, सॉवरेनिटी के बारे में हम यूं कहेंगे कि द सुप्रीम पावर आर अथॉरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी चाहे फिर वो सॉवरेनिटी रियासत कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से किसी इंडिविजुअल को देती है, या फिर वो
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वो सुपरमेसी देती है, which is unquestioningly obeyed by the bulk of people in the state। यानी स्टेट के अंदर तमाम लोग उसको ओबे करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, एज लेड डाउन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में बयान की गई है। दैट इज कॉल्ड द सॉवरेनिटी या द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सॉवरेनिटी अब क्या होंगे? इट इज द सुप्रीम अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। यानी एब्सोल्यूट पावर से मुराद कंप्लीट पावर। इट इज द सुप्रीम पावर टू मेक लॉज एंड इन्फोर्स देम। इट्स अथॉरिटी कैन नॉट बी रेजिस्टेड और डिसओबेड बाय एनी पर्सन विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर कोई भी शख्स उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। नॉर डज इट ओबे एनी पावर आउटसाइड इट्स बाउंड्रीज। न वो अथॉरिटी, न वो सॉवरेनिटी या वो सुप्रीम अथॉरिटी किसी बाहर की किसी पावर से या अथॉरिटी से रिस्ट्रिक्शंस इंस्ट्रक्शंस लेगी, ना किसी से कोई ऑर्डर लेगी। यानी ना वो बाहर से किसी से ऑर्डर लेगी वो अथॉरिटी, न स्टेट के अंदर कोई शख्स उस अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। ये हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएगी, ये हमारे पास सॉवरेनिटी हो जाएगी। यानी नो लिमिटेशन कैन बी प्लेस्ड ऑन द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। स्टेट के विल पे किसी भी तरह का लिमिटेशंस नहीं रखे जा सकते हैं, एक्सेप्ट दोज विच इट हैज इम्पोज्ड इटसेल्फ। सिवाय उन लिमिटेशंस के जो स्टेट ने अपने आप पे खुद लगाए हैं, उसके बगैर कोई भी तरह से किसी भी तरह से लिमिटेशन उस अथॉरिटी को, उस सुप्रीम विल को जो है वो उस पे लागू नहीं किए जा सकते हैं। अब सॉवरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है। सबसे पहले एब्सोल्यूटनेस और अनलिमिटेडनेस, ये इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट है या कैरेक्टरिस्टिक है। यानी सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूटली सुप्रीम एंड अनलिमिटेड ओवर ऑल पर्संस एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स टेरिटरी, जो मैंने पहले भी बता दिया। इट इज सब्जेक्ट टू नो लीगल लिमिटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी वो किसी लीगल बाय लॉ किसी भी लिमिटेशन के आगे सब्जेक्ट नहीं होगी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। यानी दुनिया की कोई भी पावर, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो सॉवरेनिटी पे या सुप्रीम अथॉरिटी पे किसी भी तरह से लिमिटेशन नहीं लगा सकती। उसके बाद मेरा गला थोड़ा खराब है तो आप लोग मेरे साथ बेर करें। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि सॉवरेनिटी इज सुपरमेसी। सॉवरेनिटी जो है वो सुपरमेसी है। इफ समवन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, यानी एक सॉवरेनिटी जो होती है किसी भी मुल्क की, वो सुपरमेसी है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे बढ़कर कोई और अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई उस पे रिस्ट्रिक्शंस लागू करता है या उस पे लिमिटेशंस लागू करता है, would then itself becomes the sovereign। फिर जो बंदा उस पे रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लागू कर रहा है, फिर वो सावरन बन जाएगा इस लैंड का। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर कोई सावरनिटी नहीं है, ठीक है, और अगर कोई और बंदा आ जाता है, कोई और सावरनिटी आ जाती है, कोई और पावर आ जाता है और वो पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन लागू करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो बंदा या वो पावर पाकिस्तान की सावरन अथॉरिटी बन जाएगी। यानी सॉवरेनिटी या तो खुद सॉवरन होगी, या अगर कोई उसको डिक्टेट करता है तो फिर वो इसका सॉवरन होगा। देयरफॉर इसलिए हम कहते हैं इफ अ स्टेट इज नॉट सुप्रीम, अगर स्टेट सुप्रीम नहीं है, इट इज नॉट सॉवरन, फिर वो सॉवरन नहीं है। और अगर वो सॉवरन नहीं है फिर वो स्टेट नहीं है। ये बात याद रखनी है। यानी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल फीचर ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। फिर एक बात याद रखनी है, पॉलिटिकल साइंस में एक ड्यूलिस्टिक थ्योरी है, एक मोनिस्टिक थ्योरी है, जो बेसिकली सॉवरेनिटी और लॉ के बारे में है।
जो मोनेस्टिक थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि सॉवरेनिटी बेसिकली अंडर द अंडर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ रोल प्ले करती है। यानी बेसिकली ये कहती है मोनेस्टिक थ्योरी कि सॉवरेनिटी बेसिकली नहीं है। अगर है तो पहले इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर फिर एक स्टेट की सॉवरेनिटी आएगी। और अगर हम यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात करें, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर इंटरनेशनल लॉ किसी भी स्टेट को डिक्टेट करती है तो फिर वो स्टेट सॉवरन तो नहीं रहा। क्वेश्चन है कि नहीं है? तो मोनेस्टिक थ्योरी बेसिकली कहती है कि सॉवरेनिटी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे। और अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम आ जाएं फिर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने टेक्निकली याद रखना है। विच कंटेंडेड दैट सॉवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, कि सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड दैट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन इट, कि सॉवरेनिटी पे कुछ सर्टेन मखसूस लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस इंटरनेशनल लॉ के हैं। ये एक पॉइंट आप लोगों ने यहां पे याद रखना है। ये किस वाले पॉइंट में आप लोगों ने याद रखना है? कि हमने ऊपर कहा था कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है, वो अनलिमिटेडनेस है, यानी उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सॉवरेनिटी सुप्रीम है। लेकिन यहां पे इस एक पॉइंट पे जो हमारे पास मोनेस्टिक थ्योरी है, वो एक पॉइंट ये हमें देती है कि जो सॉवरेनिटी है उस पे कुछ मखसूस लिमिटेशंस है। उसके बाद सॉवरेनिटी का दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है इनडिविजिबिलिटी, यानी अनएबल टू डिवाइड। पहले मैंने ऊपर बताया कि अगर कोई बंदा या कोई पावर अथॉरिटी को डिक्टेट करता है तो फिर वो सॉवरन बन जाएगा। इसलिए ये पॉइंट निकलता है यहाँ पे कि जो सॉवरेनिटी है उसका दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि ये इनडिविजिबिलिटी है, यानी अनएबल टू डिवाइड है, यानी सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये सेम टू सेम इस तरह है जिस तरह अल्लाह है, यानी आप कायनात के ऊपर दो खुदा नहीं बिठा सकते। अगर आप बिठाएंगे तो फिर कायनात स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा और फिर आपके पास सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी कि एक्चुअली अथॉरिटी है किसके पास। यानी बेसिकली अगर आप खुदा को डिवाइड करेंगे तो आप कायनात को या यूनिवर्स को तबाह करेंगे। सेम इज द केस विद योर सॉवरेनिटी, यानी टू डिवाइड सॉवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय इट। यानी बेसिकली सॉवरेनिटी इज एन एंटायर थिंग, सॉवरेनिटी एक मुकम्मल चीज है या फिर नथिंग है। या तो मुकम्मल सॉवरेनिटी होगी, और अगर सॉवरेनिटी डिवाइड होती है तो फिर सॉवरेनिटी वो रह नहीं सकती। इसके अलावा ऑल कंप्रिहेंसिवनेस आर यूनिवर्सैलिटी, ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि इट आर एक्सटेंड्स टू आर कंप्रीहेंड मतलब जामे, एक मुकम्मल, ऑल पर्सन एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स टेरिटरी। यानी सॉवरेनिटी से यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी से मुराद हमारा ये है कि सॉवरेनिटी एक टेरिटरी के अंदर तमाम लोगों पे, तमाम एसोसिएशंस पे लागू होगी। यानी नो वन इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमी में यूज होता है टैक्स एग्जेम्पशन, यानी किसी को फ्री कर देना टैक्स से। तो यहां पे सॉवरेनिटी के अंदर होते हुए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा फ्रॉम ओबेइंग लॉस ऑफ द स्टेट, यानी हर कोई स्टेट की लॉस को ओबे करेगा। आर कमांड्स ऑफ द सावरन, सावरन का जो कमांड है, जितने कमांड्स हैं उन सबको हर बंदा और तमाम एसोसिएशंस लागू करेंगे अपने आप पे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझे। देखो, किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क की जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी हम सफारत खाने को कहते हैं। लाइक आप लोगों ने इधर कोयटा में ईरान का सफारत खाना, कॉन्सुलेट देखा होगा। बेसिकली एक मुल्क के अंदर, कैपिटल के अंदर सफारत खाना होता है जिसको हम एम्बेसी कहते हैं। उसके जो फर्दर ब्रांचेस होते हैं उनको हम कॉन्सुलेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के तमाम दुनिया के अंदर एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हुए हैं।
तमाम दुनिया में, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, चाइना, सऊदी, एवरीवेयर। अब जहां पे वो स्टेट की एम्बेसी है, तो वो बेसिकली पाकिस्तान है, वो अमेरिका नहीं है। ये बात याद रखनी है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान की एम्बेसी अमेरिका में है, तो वो एम्बेसी बेसिकली पाकिस्तान है, वो अमेरिका नहीं है। सेम इज द केस विद अमेरिकन एम्बेसी इनसाइड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी है, तो वो पाकिस्तान नहीं है। वो जो एक छोटा सा बिल्डिंग है, एक घर है, जिसको उन्होंने एम्बेसी करार दे दिया, तो वो बेसिकली पाकिस्तान नहीं है। अगर आप उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखेंगे, तो आप समझो कि आप अमेरिका में कदम रख रहे हो। यानी अगर आप लोगों ने रामन डेविस का केस पढ़ा होगा, 2011 में लाहौर में हुआ था। वो अमेरिकन एम्बेसी का बंदा था। उसने लाहौर में दो तीन बंदे मारे और भागा, और अमेरिकन एम्बेसी में इंटर हुआ। तो पीछे से पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की, तो अमेरिकन एम्बेसडर ने उनसे कहा कि ये बात मत बोलना कि नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द अमेरिका, कि आप अभी मेरे मुल्क के अंदर इंटर हो रहे हो और मेरे इजाजत के बगैर। तो ये वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, ये बेसिकली एम्बेसीज के लिए है। यानी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एंड एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट्स विद इन इट्स टेरिटरी। यानी सावरनिटी के अंदर जो सावरन या सुप्रीम अथॉरिटी है, एक मुल्क, एक स्टेट, वो सबसे बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, स्टेट। अब उसके अंदर अगर किसी और मुल्क की एम्बेसीज है, या किसी और मुल्क के डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, तो उसके मुल्क के अंदर वो लोग या वो एम्बेसीज आने के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क की सावरनिटी उस पर खत्म हो जाती है। यहां पे हम ये कहते हैं कि स्टेट ने ये अपने एक कंसेंट की बुनियाद पे दिया हुआ है, उसकी सॉवरेनिटी खत्म नहीं होती। यानी पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन जो एम्बेसी है, इस पे पाकिस्तान ने जो उसको ये जो एम्बेसी दी हुई है, ये बेसिकली पाकिस्तान कर रहा है फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन की वजह से पाकिस्तान ने दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान अगर चाहे, तो वो अमेरिकन एम्बेसी 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है। अगरचे राइट नाउ अमेरिकन एम्बेसी पे पाकिस्तान की कोई सॉवरेनिटी लागू नहीं होती, बट स्टिल हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान ने कंसेंट से दिया है। तो सो बेसिकली इट इज अ कंसेशन, एंड स्टेट कैन टेक इट बैक, और स्टेट उसे वापस ले भी सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। फिर उसके बाद परमिनेंस है। परमिनेंस से मुराद परमानेंट। सॉवरेनिटी हमेशा परमानेंट होती है, वो खत्म नहीं होती। यानी सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट लास्ट्स एज लॉन्ग एज द स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जब तक स्टेट है, सॉवरेनिटी होगी। This tribute points out the distinction between the government and the state। यानी यहाँ पे बेसिकली ये जो परमिनेंस है या परमानेंट ऑफ द सॉवरेनिटी है, यहाँ पे बेसिकली हम ये देते हैं गवर्नमेंट और स्टेट की सॉवरेनिटी को समझने के लिए। यानी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो शहबाज शरीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गवर्नमेंट है। कल को उसकी गवर्नमेंट नहीं होगी, इमरान खान होगा, या फिर जरदारी होगा, या कोई और होगा, तो क्या शहबाज शरीफ के साथ या नून लीग की हुकूमत के खत्म होने के साथ साथ सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी? नहीं, सॉवरेनिटी हमेशा बरकरार रहती है। सिर्फ गवर्नमेंट्स चेंज होते रहते हैं, ये बात याद रखें। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको भी ये सुप्रीम अथॉरिटी दी है, वो उसके पास तब तक है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन उसे जिस अंदाज से, जिस लिमिट में देता है, जितने सालों के लिए देता है, तब तक उसके पास वो अथॉरिटी रहेगी। यानी गवर्नमेंट चेंज, बट द स्टेट नॉट। स्टेट चेंज नहीं होता, स्टेट की सॉवरेनिटी हमेशा बरकरार रहती है। ये बात याद रखिए। सो बेसिकली इट इज द सॉवरेनिटी ऑफ द किंग दैट लिव्स लॉन्ग। यानी बेसिकली ये किंग की सॉवरेनिटी होती है जो चलती रहती है, किंग नहीं होता। किंग डाइज,
किंग मरता है लेकिन सॉवरेनिटी हमेशा कंटिन्यू रहती है। पहले जहीरुद्दीन बाबर था, बाबर के साथ जब बाबर मरा तो सॉवरेनिटी खत्म नहीं हुई, बल्कि बाबर मर गया, फिर उसका बेटा हुमायूं आया, फिर हुमायूं था, सॉवरेनिटी थी, लेकिन हुमायूं के मरने के बाद अकबर आया, सॉवरेनिटी खत्म नहीं हुई, सिर्फ अकबर मरा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। तो परमानेंस मींस द कंटिन्यूटी ऑफ द सॉवरन पावर ऑफ द स्टेट। यानी परमानेंस से मुराद क्या है कि द स्टेट की जो सॉवरन पावर है उसकी कंटिन्यूटी को हम परमानेंस कहेंगे कहेंगे ठीक है। फिर उसके बाद इनएलिनेबिलिटी यानी अनचेंजेबल, ये इसका छठा कैरेक्टरिस्टिक है। इट मींस द सुप्रीम पावर कैन नॉट बी एलिनिएटेड, यानी उसको आप फौरन नहीं कह सकते, फौरन नहीं कर सकते, बायर नहीं कर सकते, आर टेकन अवे फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ इट्स होल्डर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। यानी जो सुप्रीम पावर है, जो सॉवरेनिटी है, वो आप उसे नहीं ले सकते स्टेट से, आप इसको सिर्फ तबाह कर सकते हैं। सॉवरेनिटी ट्रांसफर नहीं होती। यानी पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी किसी और मुल्क को ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप इसको तबाह कर सकते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। वंस अ सॉवरन इज ऑलवेज अ सॉवरन। एक दफा वो सॉवरन बना तो फिर वो कयामत तक सॉवरन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद सॉवरेनिटी के कुछ लिमिटेशंस आते हैं, ये हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स कर लिए। लिमिटेशंस ऑफ द सॉवरेनिटी क्या है, उसके कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है। सबसे पहले मॉरल लिमिटेशन है, यानी लीगली द स्टेट इज competent टू डू एवरीथिंग बट इन प्रैक्टिस इट कैन नॉट डू मैनी थिंग्स। यानी बाय लॉ स्टेट सुप्रीम है, वो सॉवरन है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली वो काफी सारी चीजें नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, यूके में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी है। यानी बर्तानिया में जो सॉवरन बॉडी है वो उनका पार्लियामेंट है, लेकिन उसकी पार्लियामेंट ऐसी लॉज नहीं बना सकते जो मोरल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता हो, यानी जो अखलाकियात को वायलेट करता हो, ये उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर यूके की पार्लियामेंट कल एक बिल पास करे, एक लॉ बना ले कि आज के बाद जितने नीले अंकों वाले बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी सॉवरेनिटी पे कुछ लिमिटेशंस है, और सबसे बड़ा लिमिटेशन उस पे अखलाकियात का लिमिटेशन होता है। यानी लीगली वो कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। यानी अ सॉवरेन लीगली ऑल पावरफुल बट मोरली ही इज नॉट। लेकिन भाई, अगर हम मोरल्स की तरफ आएंगे, अगर हम मोरालिटी और नॉर्म्स की तरफ जाएंगे, तो फिर सॉवरेन कई सारी चीजें नहीं कर सकता। यानी अ सॉवरेन वुड अवॉइड, और सॉवरेन ये बाई लॉ कर सकता है, बाई अथॉरिटी कर सकता है, बाई सुपरमेसी कर सकता है। पुराने जमाने में बादशाह करते थे, लेकिन आज के दौर में ये चीज मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल होती है? इसलिए कि सावरन हमेशा देखता है कि मैं अखलाकियात और रिलीजियस वायलेशंस ना करूं, मजहबी, ताकि आगे बगावत ना हो या फिर मेरे खिलाफ इनकलाब ना आ जाए। इसलिए सावरनिटी पे सबसे बड़ा लिमिटेशन मॉरल लिमिटेशन है। उसके बाद दूसरा है नेचुरल लिमिटेशन। नेचुरल लिमिटेशन से मुराद ये है कि वो काफी सारे इस तरह चीजें नहीं कर सकता जो नेचुरली इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, सावरन के पास कंप्लीट लीगली तमाम अख्तियारात है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो सन को ऑर्डर करे, सूरज को, कि सुबह से आपने 6 बजे नॉर्थ के बजाय साउथ से निकलना है। ये वो नहीं कर सकता। यानी ही कैन नॉट ऑर्डर द नेचर, यानी वो नेचर को ऑर्डर नहीं कर सकता। ये अगेन सावरन पे लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन लिमिटेशंस है, ये उसका तीसरा लिमिटेशन है। यानी देर आर सेवरल थिंग्स विच अ सावरन कैन नॉट डू। कई सारी चीजें हैं जो सावरन नहीं कर सकता। सबसे पहले बिकॉज, फर्स्टली बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग, कि वो एक इंसान है। और उस दूसरी चीज, जो वो डील कर रहा है, जो उसकी सावरनिटी है, वो भी ह्यूमन बींग्स को ही वो डील कर रहा है। तो दोनों के नेचुरल लिमिटेशंस हैं।
यानी द पावर्स ऑफ अ सॉवरन आर इनएविटेबली का मतलब है हाईली इंपॉर्टेंट, लिमिटेड टू द स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी वो बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट वे में लिमिटेड है कुछ स्ट्रेंथ्स को और कुछ वीकनेसेस को, यानी कैपेसिटी और इनकैपेसिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। कुछ चीजें उसकी कैपेसिटी में होती है, कुछ उसकी कैपेसिटी में नहीं होती। यानी इसी तरह जिन पे वो रूल कर रहा है उन लोगों की भी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ कैपेसिटी नहीं होती। तो यहाँ पे ह्यूमन लिमिटेशंस सॉवरेनिटी को लिमिटेड करती है। फिर इसी तरह उसका माइंड है, माइंड की कैपेसिटी और इनकैपेसिटी, पर्सनालिटी हो गई। इसी तरह उसकी एजुकेशन, नॉलेज, रिलीजन और जिस इन्वायरमेंट में वो है, ये सारी चीजें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती भी है और कम भी करते हैं। तो इसकी जो सावरनिटी है या जो सावरन पावर है, उसके लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। सेम इज द केस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स आर सिटीजन्स। इसी तरह उसके सब्जेक्ट्स की भी यही कंडीशन है कि उनके कुछ एज ए ह्यूमन बींग्स उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। So there are human limitation. So even if they are willing to obey Allah, they may be physically or mentally incapable to do so. इवन अगर वो चाहे भी सावरन के साथ एग्री भी करे, फिर भी उनकी शायद फिजिकली और मेंटली वो इनकेपेबल हो, यानी उनके वो सलाहियत ना हो कि वो उनके उस रूल्स को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सावरन ऑर्डर करे कि आज के बाद तमाम अवाम, तमाम लोग दिन को सोया करेंगे और रात को काम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लिमिटेशन आ जाता है। तो ये सावरनिटी यहाँ पे अगेन लिमिटेड हो जाती है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सावरन पे या सावरनिटी पे कुछ लिमिटेशंस लागू करती है। दीज लिमिटेशंस स्टॉप सावरन टू टेक टू टू मेक लॉज, ये टेक जो है टाइपिंग मिस्टेक है, विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज फंडामेंटल राइट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फंडामेंटल बुनियादी हुकूक देता है, तो सावरन उन बुनियादी हुकूक को वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सावरन पे लिमिटेशंस लगा दिए। रिमेंबर, दीज लिमिटेशंस आर नॉट फॉर द स्टेट, ओनली फॉर द गवर्नमेंट। यानी ये लिमिटेशन स्टेट के लिए नहीं होती, ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स की जो है ख्याल रखना है। लेकिन अगेन ये बात याद रखो कि अगर स्टेट चाहे, रियासत चाहे, तो रियासत कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकता है। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, ये जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द विल ऑफ द स्टेट। अगर रियासत की विल है तो लिमिटेशंस होंगे, और अगर रियासत चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला के इन लिमिटेशंस को खत्म भी कर सकता है। ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये बात याद रखिए। यानी जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आप करते हो, ट्रेटीज करते हो, are regarded as another limitation on the sovereignty of the state। क्लास अगर खत्म हो गई तो मैं दोबारा शुरू करूंगा, ठीक है। ये भी स्टेट्स की एग्रीमेंट्स और जो मुआहिदे करता है, एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज हम उर्दू में मुआहिदा कहते हैं, जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, तो ये भी स्टेट की सॉवरेनिटी पे लिमिटेशंस लागू करते हैं। बट like the constitutional limitations, the international limitations are not legal limitations। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशंस लाए जाते हैं वो सावरन पे लागू होते हैं। वो एक लॉ के तर्ज पे रूल प्ले करते हैं, वो लॉ बन जाते हैं, वो लॉज होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और लिमिटेशंस होते हैं वो लॉज नहीं होती, स्टेट्स उनको वायलेट कर सकता है। ये बेसिकली स्टेट्स के सेल्फ लिमिटेशंस है, which the sovereign states observe in their relationship with one another। जो सावरन स्टेट्स एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ ताल्लुकात रखते हुए अपनी मर्जी से खुद पे लागू करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनपीटी है, एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी है इंटरनेशनल, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मुल्क एटम बम नहीं बनाएगा। तो पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया एनपीटी के सिग्नेटरीज नहीं है,
तो पाकिस्तान और इंडिया पे वो इंटरनेशनल ट्रेटी या एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान कल बन भी सकता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल जितने लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो स्टेट के कंसेंट से होते हैं, स्टेट की मर्जी से होते हैं। स्टेट उनको वायलेट भी कर सकता है और खुद पे लागू भी कर सकता है। उसके बाद